वाला है 4.13। और ये एनसीईआरटी का ही समझ के मत करना, ये कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है। 4.13 एक्सरसाइज का 4.13। और एक चीज और बता दूं, जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, नीट की, एटलीस्ट उनको एनसीईआरटी से अलग जाने की कोई खास जरूरत होती नहीं है। जो एनसीईआरटी कर सकता है वो नीट की फिजिक्स इजीली कर सकता है, एनसीईआरटी में इतनी क्षमता है। तो 4.13 है, पेज नंबर 86 पे, पेज 86 पर। ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए वो कह रहा है अ मैन कैन स्विम विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। जब वो पानी में उतरता है तो पानी में उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर होती है। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड if the river flows strictly at 3 किलोमीटर पर आवर एंड मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट। फिर कह रहे हैं हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक। इस क्वेश्चन को समझिए, इस पे स्टार लगा लीजिए, एक नहीं दो नहीं 4 स्टार लगा लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सीन ये है कि देखो ये नदी के 2 किनारे हैं, है ना, और ऐसे करके 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, 1 किलोमीटर ही लिख लूं, चलो देखते हैं 1 किलोमीटर ही लिख देता हूं। 1 किलोमीटर इसकी विड्थ है नदी की, और नदी ऐसे भी बह रही है, ऐसे नदी, ठीक है, पानी ऐसे बह रहा है बहुत स्टेडली। मतलब कोई स्टेडी का मतलब ये नहीं कि फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, जैसे बहुत तेजी से प्रेशर आता है ना, जैसे तुमने देखा होगा झरने में से पानी गिरता है, तो वो वेलोसिटी फिक्स नहीं होती, ठीक है। अब आ जाओ, तो ये बंदा, अच्छा नदी इधर फ्लो कर रही है, आप एरो इधर मार देता हूं मैं, ऐसे करके फ्लो हो रही है नदी, ठीक है। प्लीज बेटा आप लोगों की आवाज भी इसमें जाती है, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक आदमी इस नदी में यहां से यहां पार करना चाह रहा है, यहां से यहां पार करना चाह रहा है, तो वो यहां उतरा नदी में, स्ट्रोक मार रहा है, ठीक है। अब मेरे पे आदमी इतनी आर्ट अच्छी नहीं है, मैनेज कर लेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसने लिख रखा है अ मैन कैन स्विम विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यानी सुनिए, इस शब्द को पकड़िए कि ये 4 किलोमीटर पर आवर है क्या चीज। ये है वेलोसिटी ऑफ अ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये चीज समझिए। एक्चुअली जब किसी की वेलोसिटी, जैसे वो नदी में उतर गया है और नदी में उतरने के बाद वेलोसिटी बोली है, तो वो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली नदी के रेस्पेक्ट ही है। अरे जब वो पानी में गिर गया, पानी में आ चुका है, तो ये वेलोसिटी उसकी पानी के रेस्पेक्ट, W फॉर वाटर, M फॉर मैन। अच्छा एक और चीज बताता हूं आपको, शायद अच्छा लगे यदि मेरे से शुरुआत से कंसेप्ट से पढ़ रहे हो। जब मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाना सिखाया था, VAB, VA माइनस VB, है ना, तो आपको एक चीज बताई थी, इसका एक फायदा बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपके सवालों को आसान करने के लिए बनी है। तो इसका मतलब ये होता था, जब हम इसे कैलकुलेट कर लेते थे, तो आपको मैं क्या बोलता था कि बी को मान लीजिए रेस्ट पर, जैसे सपोज करो ये भी चल रहा है ए और बी भी चल रहा है, सपोज करो ये कुछ और, ये दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। यदि प्रॉब्लम, यदि आपने VA भी निकाल लिया, मान लो कुछ भी निकाल लिया 10 20 30, तो एक इक्विवेलेंटली एक फिगर बनाना सिखाया था मैंने, इक्विवेलेंटली। वो ये बताया था कि जो सेकंड लेटर होता है उसको कर दो रेस्ट पे, रेस्ट पे, याद आया। और जो ये चल रहा है उसकी वेलोसिटी कर दो VAB। ये याद आ रहा है नहीं आ रहा वो दिन जब आपको मैंने रिलेटिव वेलोसिटी पहली बार मोशन ना 1 डायमेंशन में पढ़ाया था, कि जब दोनों ही लोग चल रहे होते हैं तो आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, और आपने यदि VAB निकाला तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, सेकंड जो यहां पर होगा, आप उसे रेस्ट पे एज्यूम कर सकते हो। अब बताना, यदि मैंने यहां W लिखा है तो इसका मतलब वाटर किस पे हो गया, फिर रेस्ट पे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए क्या लिख रहा है, अ मैन कैन स्विम विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यानी ये आदमी की स्पीड तब है जब पानी रेस्ट पर है। रिलेटिव वेलोसिटी जब हम निकालते हैं ना, तो सेकंड लेटर रेस्ट पे ही हो जाता है अपने आप ही। बस अब आ जाते हैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर भी दे रखी है, वो कह रहा है कि वो 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पानी बह रहा है। ये जो एरो है, ये वाले एरो है, कहीं पे भी एरो, ठीक है ना, इवन यहां पे भी बह रहा होगा पानी है यूं करके। ये वाली जो वेलोसिटी है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर पर आवर। अब जब वो नदी में उतरा, अब देखो वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, उसकी इच्छा, वो ऐसे स्ट्रोक मार सकता है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे 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 करके उसकी इच्छा है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला नहीं, वो जो स्ट्रोक मार रहा है वो परपेंडिकुलर मार रहा है। यानी जब वो यहां उतरा तो उसके जो स्ट्रोक है, ये वाले स्ट्रोक, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वो नदी की धारा के परपेंडिकुलर है। ये वेलोसिटी पढ़िए, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो यानी ये एंगल 90। अच्छा ये वेलोसिटी किसकी है,
दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर, देखो है ना, यहां पे मैं एरो मार सकता हूं, और ये वेलोसिटी किसकी है, द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। होपफुली कि आप ये समझ पा रहे हो। अब जब वो, अब आप खुद बताना, बुद्धि लगाना, बुद्धि लगाना, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर है। अब आदमी चाह रहा है कि मैं उधर चला जाऊं, लेकिन यार पानी के थप्पड़ जब उस पर पड़ेंगे ना, तो वो ना इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, वो थोड़ा सा इधर जाएगा, यहां पहुंचेगा। वो तो चाह रहा है कि मैं यहां पहुंच जाऊं, वो तो लग रहा है, उसे क्या लग रहा है, मैं तो परपेंडिकुलर चल रहा हूं। लेकिन यहां जो ऑब्जर्वर होगा ना, पता है यहां जो ऑब्जर्वर होगा ये कौन है, रेस्ट पे। अच्छा एक मिनट एक मिनट, एक चीज अच्छी बात बताता हूं, चलो एक और, ये ट्रेन है, ठीक है, धपड़ 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 चल रही है, ठीक, यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी इधर चल रहा है, समझना। तो इस आदमी को, ये ए है ये बी है, तो ए को क्या लगेगा कि बी ऐसे जा रहा है, माना ये डायरेक्शन ईस्ट है ये वेस्ट है, तो ए को लगेगा बी किधर जा रहा है, ए को लगेगा बी किधर जा रहा है, वेस्ट में। लेकिन यहां जो बंदा सी है, जो बंदा सी है, जो बाहर खड़ा हुआ है ट्रेन में घूर घूर के देख रहा है ना, क्या उसको भी ये लगेगा कि ये वेस्ट को जा रहा है, उस पर लगेगा इफेक्टिवली ट्रेन डोमिनेट कर गई, फाइनली ट्रेन जीत गई। अब ट्रेन ही मरी गरी सी चल रही हो, ट्रेन ही, अब जैसे पहाड़ों पे चलती है ना वैसी वाली ट्रेन, उसमें क्या होता है, इतनी धीमे चलती है, हालांकि तुम चलती ट्रेन में से उतर के अपने लिए पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू ला सकते हो, है ना, और वापस उतर के अपने डिब्बे पे चल सकते हो। और उसमें ये बात और है, यदि तेज, ये काम तेज दौड़ के नहीं करना है, यदि उतर गए और तेज दौड़ के आगे तो तुम उससे आगे वाली ट्रेन में चढ़ जाओगे। हाँ, ये इतनी धीमे चलती है पहाड़ों में, तो बुलाइए होती है ना, थोड़ा सा ऐसे चलना पड़ता है। तो इसका मतलब सुनिए, यदि ट्रेन अच्छी खासी रफ्तार से चल रही है, शताब्दी राजधानी, तो इस बंदे को ये लगेगा ना कि ये इफेक्टिवली ये तो ईस्ट की ओर मूव कर रहा है। तो वही चीज इसको लग रहा है, या यहां पर जो पानी के अंदर बंदा होगा उसको लग रहा है कि इधर जा रहा है, लेकिन यहां जो बंदा खड़ा होगा ना उसके लिए ये इधर फील कर रहा होगा कि ये तो इधर। और ये सच बात है, ये इधर स्ट्रोक मार रहा है, पानी इधर स्ट्रोक मार रही है, ये इधर स्ट्रोक मार रहा है, पानी इधर, तो फाइनली ये रिजल्टेंट क्यों तो जाएगा। और मेरे पास एक और बढ़िया चीज बताना, यदि हम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर हम निकालते तो क्या फिजिक्स पढ़ाई है, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। पहले वाले को पहले लिखो, बाद वाले को बाद में लिखो, माइनस कर दीजिए, ठीक। तो बताना वेलोसिटी ऑफ मैन, अच्छा ये कौन सी वेलोसिटी है, आदमी की, किसके रेस्पेक्ट, नहीं ये है वाटर के रेस्पेक्ट, क्या बात कर रहे हो यार। दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, या यूं कहिए इसके रेस्पेक्ट, या यहां इसके रेस्पेक्ट है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर, इसके रेस्पेक्ट है, क्लियर है, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट है। ये वाली वेलोसिटी मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ मैन क्या निकली, इसको इधर ले जाइए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब आप सोचो, जो फिजिक्स आपको पढ़ाई गई है, आदमी की यदि वेलोसिटी निकालनी है इसके रेस्पेक्ट, इसको क्या फील होगी, तो आपको ये और ये वेलोसिटी का सम नहीं, वेक्टर सम करना है। बताओ ये वेलोसिटी आपको पता है, ये वेलोसिटी आपको पता है, ये है ना, बीच में सम लगा है, तो कैसे निकलता है वेक्टर सम, आप एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, थोड़ा साफ कर दो, यहां से पानी हटा दिया, ये है, बताओ ये किसका एरो है, बताओ जल्दी से टाइप करके, ये किस चीज का एरो है, हाँ रिजल्टेंट, इसका नाम क्या है, रिजल्टेंट तो है, इसका नाम क्या है, दिस इज वी एम, यही तो है बेटा वी एम। तो आप पहले पढ़ना नहीं सीखोगे तो करना कैसे सीखोगे। दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, जो आराम से बैठा हुआ है बाहर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अच्छा आपको अच्छा भी लगेगा, फाइनली यदि इसी एरो को मैं आगे बढ़ाता चला जाऊं, तो इसी एरो को कंटिन्यू कर जाऊं, तो फाइनली आदमी यहां पहुंचेगा, उसको क्या लग रहा है कि मैं यहां पहुंचूंगा, ठीक है, लेकिन फाइनली वो पहुंचेगा यहां पे। यदि मैंने इस पॉइंट का नाम ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम बी दे दिया, तो बंदा ना यहां नहीं पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा पॉइंट बी पे। तो क्वेश्चन उसने ये भी पूछा है कि डाउन द रिवर वो कितना मूव खिसक गया, कितना ड्रिफ्ट कर गया, ड्रिफ्ट का मतलब एक तरीके से खिसकना भी होता है। तो वो ए पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, वो इन दोनों के रिजल्टेंट पे पहुंचेगा, इन दोनों के रिजल्टेंट पे यहां पहुंचेगा। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बाकी विड्थ दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, तो दो तीन चीजें पूछी हैं। एक तो ये पूछा है उसने, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा यहां तक पहुंचने में, कितना टाइम लगेगा, और ये ए बी। तो एक तो टी पूछा है उसने। अब वैसे मैं बताऊं इस सवाल में कुछ बचता नहीं है, कुछ नहीं बचता, और हुआ बना रखा है ऐसे सवालों का।
तो चलिए एक बात बताइए, यदि मान लो वीएम में थोड़ा नीचे लिख देता हूं, थैंक गॉड फिर से 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया, तो मुझे पूरे फॉर्मूले खेलने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऑर्डिनरी ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी खेल जाऊंगा। माना मैंने इस एंगल का नाम अल्फा बोला है, अल्फा। ये जो अल्फा है इसकी खास बात देखना, इस पॉइंट का नाम मैंने ए डैश दे दिया, इसका नाम बी डैश दे दिया। मैं इस वाले ट्रायंगल में भी यही अल्फा बनना है, छोटा वाला ट्रायंगल, इस पॉइंट का नाम ओ दे देता हूं, ओ ए डैश बी डैश। और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये अल्फा उसमें भी काम करेगा। तो छोटे वाले ट्रायंगल से अल्फा निकालता हूं, तो चलिए टेन अल्फा खेलते हैं। टेन अल्फा खेलो, तो अभी तो नहीं हाँ निकल जाएगा। टेन अल्फा खेलोगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की लेंथ जल्दी बताओ कितनी दे रखी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, अरे बोलो, परपेंडिकुलर की लेंथ यानी ये होगी, यानी ये होगी, यानी 3 होगी, 3/4। हम पे यार, हम रिलेटिव वेलोसिटी के सवाल करने आए हैं और हम पे 10 खेलना आता नहीं है, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी के सवाल करेंगे, रिवर प्रॉब्लम करेंगे, 10 खेलना नहीं आता। तो चलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, द परपेंडिकुलर की लेंथ है 3 यूनिट और इसकी है ये। और आपको एक चीज और मैं बता चुका हूं, यदि ये 3 हो या 4 हो तो ये 5 होता है और ये एंगल 37 होता है। रट लो 3 4 5 के साथ साथ 37 डिग्री। तो अल्फा तो आ गया 37 और जरूरत शायद पड़ेगी भी नहीं, शायद पड़ेगी भी नहीं। अब आ जाओ ये वाला ट्रायंगल लीजिए। अब ट्रायंगल अरे ट्रायंगल बनाना भूल गया मैं, ओ ए बी दिख रहा है, ट्रायंगल ओ ए बी। ये अल्फा डुअल सिम की तरह काम करेगा, छोटे वाले ट्रायंगल का भी अल्फा, बड़े वाले का भी अल्फा है। अब ट्रायंगल ओ ए बी में दोबारा 10 अल्फा खेल दो, ट्रायंगल ओ ए बी में दोबारा 10 अल्फा खेल दो। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है, जल्दी देखो, जो इसकी विड्थ है, नदी की विड्थ है 1 किलोमीटर। ध्यान रखना मैं किलोमीटर में रख रहा हूं तो आंसर किलोमीटर में आएगा फिर। और 10 अल्फा की वैल्यू 3/4 है, जरूरत नहीं है, मैं देखो 37 रखूंगा, 37 रखूंगा वो भी 3/4 ही आएगा। 3/4 इक्वल टू ए बी अपॉन 1 किलोमीटर। तो फाइनली ए बी कितना आ गया, पौना किलोमीटर। पौना जानते हो, पौन किलोमीटर 750 मीटर। और ठीक है, एक तो डाउन द रिवर वो इतना खसक जाएगा, इतनी डिस्टेंस आ जाएगी, उसको लग रहा है मैं इधर जा रहा हूं, लेकिन वो फाइनली पानी उसे धक्का दे के जब वो यहां पहुंचेगा तो वो 750 मीटर ड्रिफ्ट हो चुका है। अब एक और क्वेश्चन हो रहा है कि उसे कितना टाइम लगा यहां तक पहुंचने में। तो एक काम करो, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बच्चे को यकीन इस वाले पे होगा, यकीन तो पहले आपको जिस पे यकीन होगा ना पहले उसे सॉल्व कराता हूं। क्या मैं ओ बी निकाल सकता हूं, ओ बी, एक्चुअली मुझे ये टाइम निकालना है ना ओसे बी तक पहुंचने में, मुझे ये निकालना है ओसे बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, ये वाला, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली स्पीड मुझे पता है, निकाल लेंगे। अच्छा एक मिनट और, क्योंकि वीएम बराबर वीएमडब्ल्यू, इसको है ना फर्स्ट टाइम इक्वेशन दे दी, तो इस इक्वेशन को देख के क्या आप मुझे ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे भी सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, पूरे फॉर्मूला को परेशान मत करो। तो एक बताना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो वी स्क्वायर किसके बराबर आएगा बोलो, वी की लेंथ का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 25 वीएम, तो वीएम आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। हालांकि उसने पूछा नहीं है, लेकिन आपको ये लेंथ, ये वेलोसिटी पता चल गई कि ये 3 है, ये 4 है, तो इसकी वेलोसिटी 5 महसूस होगी कि 5 की वेलोसिटी से इधर जा रही है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, अब आप बताओ ओबी, इस वाले जो ट्रायंगल है ना, इस वाले ट्रायंगल में आपको ये पता है 1000 मीटर है, आपको ये पता है 750 मीटर है, या ये पता है 1 किलोमीटर है, ये 3/4 किलोमीटर है, तो आप ये निकालिए ओबी। तो इन ट्रायंगल ओएबी, फिर से ट्रायंगल ओएबी में आ गया पाइथागोरस थ्योरम लगाने की इच्छा से। ओबी का स्क्वायर किसके बराबर, ओबी का स्क्वायर इक्वल टू गोभी का स्क्वायर प्लस प्याज का स्क्वायर है। ओबी जल्दी देखो, ओबी दिस इज बी, तो इसका स्क्वायर ये कितना है 1 किलोमीटर प्लस, और प्लस इसका स्क्वायर ये कितना है किलोमीटर में 3/4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4 चौक 16 और 25/16, दिस इज ओबी स्क्वायर। तो ओबी आ गया
5/4 किलोमीटर। अब आप बताइए, ये आपको ओबी भी पता चल गया, मैं आपको आपके पे छोड़ रहा हूं, आपको ये लेंथ पता है कि वो इस रास्ते से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये वाली स्पीड पता है, तुमको ये पता है ये डिस्टेंस कितनी है, तुमको पता है ये स्पीड कितनी है, बताओ ये स्पीड कितनी निकाली आपने? ये वाली स्पीड, ये जो तिरछी वाली स्पीड 5 किलोमीटर/आवर थी, और इस स्पीड से उसे यहां से यहां तक जाना है। तो बताओ टाइम का तो बड़ा सस्ता फार्मूला है, टाइम बराबर भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसीलिए उसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 5/4 किलोमीटर, 5/4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है, ये इसलिए निकाला था हमने। और कितनी स्पीड से जा रहा है ये स्ट्रोक? ये फाइनली ये है 5 किलोमीटर/आवर। 5 से 5 कट गया, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, टी इक्वल टू आ गया 1/4 आवर, यानी 15 मिनट। पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको इसमें जादू दिखाता हूं, वो आपकी फिजिक्स बढ़ने मतलब बूस्ट करने में मदद देगा। 15 मिनट लगेंगे उसे यहां से यहां तक जाने में, 15 मिनट लगेंगे उसे यहां से यहां तक जाने में, ठीक है। अच्छा अब चलिए स्क्रीनशॉट यदि तुमने ले लिया तो आपको एक अच्छी चीज बताता हूं। ये बंदा इस सवाल को कर रहा था तो उसने इन वैल्यूज को निकाला, पहले ये कर रहा था ये सवाल। ये कौन है? जो बाहर खड़ा हुआ है, सराउंडिंग रेस्ट पर है। इसने इस बंदे को इधर जाते हुए देखा, इसको ये फील होगा कि ये इधर जा रहा है, तो इसने ये डिस्टेंस निकाली, ये डिस्टेंस निकाली, ये स्पीड निकाली और सवाल कर डाला, ठीक है। अब मान लो कोई बंदा यहां खड़ा हुआ है, मान लो पानी के अंदर ही खड़ा हुआ है और वो मूव नहीं कर रहा है, नहीं पानी के अंदर, वो चुपचाप खड़ा हुआ है पानी के अंदर ही, ठीक है। जब वो ये सवाल करेगा, है ना, आपके लिए थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का आ रहा है, लेकिन अब आप देखना उसको ये सब जरूरत ही नहीं है, उसको तो ये आपको अभी ना जब तक आप थोड़ा सा घुसोगे नहीं, आप ये तो महसूस कर लोगे कि ये यहां जाएगा, इसके लिए यहां पहुंचेगा, लेकिन ये भी महसूस करना पड़ेगा कि इसके लिए वो सीधे ही चल रहा है। या अच्छा इस नाव, मान लो इसके साथ साथ जो नाव जा रही है, सपोज करो कोई आदमी नहीं जा रहा होता, नाव जा रही होती, इधर नाव जा रही होती है, आदमी नहीं जा रहा होता, तो नाव में तो कई सारे आदमी बैठे होते हैं, तो हर आदमी को ये लग रहा होता नाव ऐसे जा रही है, उस नाव में बैठे हुए आदमी को लग रहा होता कि नाव इधर जा रही है, लेकिन बाहर वाले आदमी को क्या लगता है नाव इधर खिसक रही है, ठीक है। तो अब जो नाव में बैठा हुआ बंदा होता है वो पता सवाल कैसे करता है, अरे यार मुझे ये वाली स्पीड पता है, मुझे ये वाली डिस्टेंस पता है, ये रही स्पीड, ये रही डिस्टेंस, खत्म, अटा साउंड गेट, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताइए ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर है, और ये वाली डिस्टेंस को वो इस स्पीड से कवर कर रहा है। ये वाली स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर/आवर। मुझे पता है कि ये शायद कम पछता है बच्चे को, लेकिन आवर ऊपर पहुंच जाएगा, ये भी 15 मिनट ही आ रहा है। लेकिन जब तक आप इन चीजों को मानोगे नहीं ना कि ये कोई जादू नहीं है, ये वाकई जादू नहीं है, ये कि सवाल ऐसे भी किया जा सकता है इस फ्रेम में उतर के कि ये वाली डिस्टेंस, ये वाली स्पीड, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली स्पीड, ये वाली डिस्टेंस, एक और तरीके से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली स्पीड कर दो। देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 3/4 किलोमीटर, और ये वाली स्पीड कितनी है? करके देखो आप, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली स्पीड। लेकिन आपको ये तुक्का लग रहा होगा, जादू लग रहा होगा, ये लेकिन तुक्का नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है। बताना ये वाली डिस्टेंस को इस वाले ये वाली डिस्टेंस को इस वाली स्पीड से डिवाइड करो, तो ये डिस्टेंस कितनी है? 3/4 किलोमीटर डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है ये वाली? ये 3 किलोमीटर/आवर है। अब भी तो 1/4 आ रहा है। इससे ना जब आप इस चीजों को मन से समझोगे, आपको लगेगा कि फिजिक्स ऐसे भी पढ़ी जा सकती है ना। मैं शीट में एक सवाल ढूंढता हूं, लेकिन आपको समझा देता हूं। देखिए इस सवाल में क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। एसएस मार लीजिए, जो नई चीज बताई है एसएस, उसे नोट अपने नोट्स में यदि बढ़िया से नोट कर लोगे तो फायदे में रहोगे। अब आपको एक चीज और बताता हूं, इस सवाल में क्या मॉडिफिकेशन आ सकता है। वैसे तो ये अपने आप में कंप्लीट सवाल है। अब मॉडिफिकेशन ये आ सकता है सवाल को कि ये नदी है, आदमी जाना चाह रहा है कि यहां, वो चाहता है कि मैं ड्रिफ्ट ना हूं, मैं यहां से चलूं तो सीधे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट, अच्छा ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ऐसे पहुंचू। तो पता है फिर उसको ना बुद्धि लगाओ, स्ट्रोक ऐसे मारने पड़ेंगे, उसको ऐसे स्ट्रोक मारने चाहिए, ताकि जब नदी जब इस पे इधर स्ट्रोक मारेगी तो उसका फाइनली रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आ जाए और ये इधर ही जाए। बुद्धि लगाना। क्वेश्चन ये
कि वो चाहता है कि मैं यहां पहुंचू, तो बताना जब वो ऐसे स्ट्रोक मार रहा था तो ऐसे पहुंच गया, तो अब उसको तिरछे स्ट्रोक मारने पड़ेंगे कि नहीं? नॉट अ रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसको इतना तिरछा कर लेना वो ऐसे पहुंच जाएगा, ऐसे पहुंच जाएगा। तो मुझे यदि कोई सवाल मिल गया शीट में मुझे, ठीक है, मैं जब तक रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूं, थोड़ी सी वैल्यूज की ऊट पटांग होगी लेकिन सवाल मुझे मिल गया, ठीक है, और आप करिएगा उसको। क्वेश्चन है 71 शीट का, 71 है शीट का, करिए, शीट तो सबके पास है, करिए करिए करिए, मे बी पॉसिबल, ठीक है। चलिए सिल्की का आंसर आया, वेरी गुड। चलिए बाकी देखिए 55 क्वेश्चन मैं ही बता देता हूं। वो कह रहा है अ बोटमैन कैन रो, वही नदी है एक ऐसे, और विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, यानी वो कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर। ये जब पानी में उतर जाता है तो पानी के रेस्पेक्ट होती है वेलोसिटी ये। अब आगे उसका मैग्नीट्यूड है, इफ द रिवर फ्लो स्ट्रिक्टली एट द वेलोसिटी ऑफ वाटर, वही नदी रिवर आर लिख सकते हो, 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से नदी चल रही है, तो वो ये कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन शुड द बोटमैन रो इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू। अभी पहला सवाल करके चुके तो आपको पता है कि सीधे स्ट्रोक मारेगा तो वहां पहुंच जाएगा वो, उसके बावजूद तो माना हमने उसको, देखिए ये किसकी वेलोसिटी है, ये वाली 5 किलोमीटर पर आवर, ये तो नदी ऐसे जा रही है, लो नदी डॉट 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 डॉट, ये लो ये ऐसे, तो उसको हमें ऐसे पहुंचाना है, द वेलोसिटी ऑफ बोट इधर पहुंचानी है हमें, कैसे भी करके ऐसे पहुंचानी है वेलोसिटी, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर। हम चाहते हैं वेलोसिटी, यानी ये जो ऑब्जर्वर है वो ये महसूस करे कि बोट इधर गई है, तो उसको, ठीक है ना, मुझे तो पता है कैसे करते हैं, इसलिए मैं ऐसे करके ड्राइव करना पड़ेगा, ऐसे उसको कुछ अभी तो अंदाजा मार दीजिए, ये तो तुम्हें पता चल गया यदि नदी ऐसे जाएगी, नदी का पानी ऐसे जाएगा तो थोड़ा तिरछा स्ट्रोक मारना पड़ेगा उसको। ये किस चीज का एरो है बेटा, बोलो ये किस चीज का एरो है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर का एरो है ये, पानी में उतरने के बाद। ये किसका एरो है, वेलोसिटी ऑफ वाटर है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको एक पैरेललोग्राम करना पड़ेगा, बोलो आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, गलत ड्रॉ हो गया मुझसे पैरेललोग्राम, मैंने बड़ी लेंथ के लिए, रुको रुको रुको, पैरेललोग्राम गलत ड्रॉ हो गया। देखिए एक मिनट, ये रहा, ये दे रखा है गिवन में। अब यदि सॉल्यूशन सुनना, यदि हम वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यदि ऋतुराज सर निकालते हैं, आप निकालते, तो आपको क्या करना पड़ता, वेलोसिटी ऑफ बोट में से वेलोसिटी ऑफ वाटर रिवर हटानी पड़ती। अब आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, निकालना ये है, तो द वेलोसिटी ऑफ बोट क्या आएगी, इन इसको वहां ले जाओ, इन दोनों का वेक्टर सम करना है, इन दोनों का वेक्टर सम, और इन दोनों का जो वेक्टर सम है, अब इन एक मिनट बेटा, इन दोनों का जो वेक्टर सम है, सवाल ने ये ख्वाहिश जो दरख्वास्त रखी है, उसने सवाल ने ये दरख्वास्त रखी है कि ये वेलोसिटी कौन सी वाली, ये वाली वेलोसिटी उसे इधर चाहिए, बंदा इधर पहुंचना चाहिए, इधर इधर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट इधर पहुंचनी चाहिए, द वेलोसिटी ऑफ बोट इधर पहुंचनी चाहिए। होपफुली समझ पा रहे हो, ये क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो एक मिनट, उसको इधर स्ट्रोक मारने पड़ेंगे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब देखिए वो इधर जाएगा, पानी इधर ले जाएगा, वो इधर जाएगा, पानी इधर ले जाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट इधर ही आएगा ना, क्योंकि मैं पहले ही एरो ये खींच चुका था, ये वाला एरो, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये 90 डिग्री चाहिए एग्जैक्टली, ये 90 डिग्री चाहिए, तभी वो एग्जैक्टली यहां पहुंचेगा। तो आपको ये वाला एंगल या ये वाला एंगल कोई सा भी निकाल दो, होपफुली कि आप कर लोगे। ये 90 चाहिए हमको, हर हालत में 90 चाहिए, ये 90 चाहिए, तो बताइए कैसे करना चाहिए इस सवाल को, और कुछ दे रखा है क्या, हाँ बताइए बताइए आप क्या कर रहे हैं, मैंने फिगर तक ड्रॉ कर दिया, ये रही स्पीड इसकी। अच्छा ये बताओ, ये आपको पता है, एक मिनट और, माना ये एंगल थीटा है, ये मानते हो ना ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी जब पैरेललोग्राम है, तुमको ये पता है, तुमको ये पता है, तुमको ये पता है, तुमको ये पता है, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को कनेक्ट कर ले, तो साइन अल्फा साइन थीटा, थीटा माने मैंने
ये बुद्धि खुद लगाइए। यदि मैं इसमें साइन थीटा के लूंगा तो परपेंडिकुलर, पता है ये लेंथ कितनी है जो इसकी है, कितनी 5 अपॉन हाइपोटेनस जो कितनी है 10, तो ये कितना आ गया ये 1/2, तो थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री चाहिए, तो यानी स्ट्रीम के साथ तो 60 डिग्री बनाना पड़ेगा ना, उसको स्ट्रीम के साथ तो 60 डिग्री बनाना पड़ेगा ना। ये एंगल 30 आ गया ना, तो ऐसी कोई रॉकेट साइंस के क्वेश्चन नहीं होते ये। चलिए ये कहानी खत्म हो गई और ये मीटिंग भी शायद जाने वाली है धमकी। नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है, सब कुछ करा दिया है मैंने इस चैप्टर का। क्या कह रहे बेटा, प्रोजेक्टाइल टॉपिक को पढ़ाने के बाद क्या कह रहा है तू, एक मिनट। प्रोजेक्टाइल टॉपिक पढ़ाने के बाद मैंने स्कूल एग्जाम फिर से अटेंड किया तो वो आराम से हो गया। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ ये बेटा मेरा कमाल नहीं है, मेरी टीचिंग का कमाल के साथ साथ आपकी मेहनत का भी कमाल होता है बेटा। केवल मेरे पढ़ाने से फिजिक्स आ जाती तो यूट्यूब पर कितने सारे टीचर हैं, कई तो मुझसे भी टैलेंटेड है, नो डाउट, है ना। आप अपने एफर्ट जब तक नहीं डालोगे, सारे टीचर अच्छे होते हैं बेटा, बस आपकी फ्रीक्वेंसी किस टीचर से मैच करती है, आप किसके साथ कदम से कदम मिला लेते हो अपनी। मेहनत करिए बेटा। देखो मैं एक चीज, अपनी मेहनत की गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन आपकी मेहनत की गारंटी तो आप ही को लेनी पड़ेगी, ठीक। और बिलीव मी, जिन लोगों ने 11th में अब तक कहीं भी ज्वाइन नहीं किया है, कहीं भी, बिलीव मी, जो ज्यादा तुर्रम खा समझ रहे हैं 10th में ये ले लेके, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, उनको 12th में मुश्किलें आने वाली हैं। जो नहीं पढ़ रहे, जिन्होंने रेगुलर टाइम टेबल नहीं बनाया, उनको 12th में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होता पढ़ाई का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक है बहुत आसान है, सर्कुलर मोशन। बहुत आसान है यार, आज की क्लास तो बहुत आसान है। सर्कुलर मोशन, सर्किल में मूव करने वाले को सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अगेन दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। आप देखिए, यदि कोई बंदा सर्किल में मूव करेगा, सर्किल में ऐसे मूव करता रहेगा, तो आपको एटलीस्ट 2 एक्सेस खर्च करनी पड़ जाएंगी। माना ये एक्स है, ये वाई है। बताओ जो बंदा टिक 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 ऐसे चल रहा है, तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कुछ और होंगे, और जब वो यहां से यहां पहुंच जाएगा तो उसके एक्स की वैल्यू भी बदल गई और वाई की वैल्यू भी बदल गई। यदि ग्राफ रीड करना जानते हो तो बहुत आसान चीज बताई मैंने। देखो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा यहां से यहां तक, और ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, और जब वो यहां पहुंच जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट फिलहाल के लिए तो घट ही गया, वाई कोऑर्डिनेट बढ़ गया। ये सर्कुलर मोशन, मोशन इन अ प्लेन का एक और एग्जांपल, ठीक है, जिसकी फिजिक्स हम पढ़ सकते हैं, जिसकी मैथमेटिक्स हम दे सकते हैं। कुछ दिनों पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, वो भी 2 डायमेंशनल मोशन था, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज और समझना, जब कोई बंदा सर्किल, इसे हटा देता हूं, ये सेंटर है, ठीक है, यहां से ये रेडियस हो जाएगी। अब मान लो कोई एक आदमी है जो जॉगिंग कर रहा है सर्कुलर पार्क में, ये ट्रैक है उसमें जॉगिंग कर रहे हैं ना, उसके कमर पर एक रस्सी बांधी है, बंदा यहां पर है और रस्सी का एक सिरा यहां बिल्कुल सेंटर पे गड़ा हुआ है और एक सिरा उसकी कमर से बंधा हुआ है। सिचुएशन को इमेजिन करिए, ठीक है। अब वो यूं धीमे 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 भगेगा तो वो रस्सी भी ऐसे ऐसे टिक टिक ऐसे भगेगी, रस्सी का सिरा यहां बना हुआ है, ध्यान रखना, और एक कमर से बना हुआ है, और वो केवल सर्किल में मूव करेगा। माना वो इनिशियली ए पर है, ए बोल दो या इनिशियली बोल देता हूं मैं, है ना, और जब वो यहां आ जाएगा, मान लो पॉइंट बी पे आ गया, तो ये रस्सी जो यहां थी वो यहां पहुंच जाएगी ना। तो अब देखिए जब वो ए पर था तो आप बोलोगे, मान लो यहां पे आपने टाइम को ये 2 तरीके से पढ़ सकते हो कि जब आपने ए पर था, जैसे उसने स्टार्ट किया तो आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, तो जब स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी तो पहली टाइमिंग क्या होगी 0, और जब वो यहां पहुंचा तो आपकी स्टॉप वॉच में कुछ और टाइमिंग थी, तो यानी ए से बी तक आने में कितना टाइम लगा। मान लो स्टॉप वॉच अब स्टार्ट की और जब वो यहां पहुंचा तो स्टॉप वॉच में 5 मिनट हो रहे थे मान लो, तो इसका मतलब से यहां तक आने में 5 मिनट लगे। तो उसका मतलब ए से बी तक जाते समय एक चीज और आदत डालो, एक चीज और आदत डालो, सर्किल बनाने के साथ साथ एरो डालने की आदत डालो। अपने डिस्कशन में ये बताने की आदत डालो कि हमने उसको किधर घुमाया है, या तो सवाल में गिवन होगा, नहीं तो आप अपनी तरफ से डालिए, ठीक है। अब जब वो यूं जा रहा है तो ए से बी तक जाने में उसे कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, ए से बी तक जाने में लगा टाइम टी। यदि मैं आपसे पूछता हूं ए से बी तक की उसकी डिस्टेंस कितनी रही, तो डिस्टेंस का मतलब होता है द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय, तो एक्चुअल पाथ उसका ए बी था, एक्चुअल पाथ कवर्ड ए बी आर्क। डिस्टेंस का मतलब तो यही होता है ना,
द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। यदि वो मोटरसाइकिल चला रहा होगा तो उसकी मोटरसाइकिल में इतनी रीडिंग बढ़ चुकी होगी डिस्टेंस की। और हम आपसे पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ इसमें, तो डिस्प्लेसमेंट होगा द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, वो ये होगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो ये जो ए बी कॉर्ड है ये उसका डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। क्लियर है? यानी आपको साफ दिख रहा होगा ए बी आर्क अलग चीज है और ए बी कॉर्ड अलग चीज है, डिस्टेंस अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। ये सब कितनी देर में हुआ? टाइम टी में। यहां से यहां तक कितनी देर लगी? कितनी देर लगी? इन टाइम टी। अब इसी डिस्कशन के साथ एक वर्ड और जुड़ रहा है आपके लिए। जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, जब रस्सी ये बंधी हुई थी, रस्सी अब वो यूं घूम गया तो रस्सी भी उसकी यूं घूम गई, तो उसने एक एंगल और क्रिएट कर दिया सेंटर पे। कुछ तो एंगल बना ना, उसकी रस्सी की इनिशियल ऐसे करके ये रस्सी बांध देते हैं ये, और ये यूं से यूं पहुंच गई। तो ये जो एंगल ट्रेस हुआ और उस एंगल में भी एरो डाली है। मैं यहां क्लियर कर देता हूं, यदि सर्किल ऐसे होता और बंदा ए से बी ऐसे जा रहा होता है, ऐसे यहां पे आ गया बी, तो फिर आप एंगल यूं दिखाते। होपफुली आप समझ गए होंगे किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, बस सिंपल। ऐसे गया तो ऐसे मैच कर देना है बस, ठीक है। तो आप अब तक क्या पढ़ते थे कि बंदे ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी, उसने सेंटर पर जो एंगल ट्रेस कर दिया, ये जो एंगल ट्रेस कर दिया, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बताइए क्या डेफिनेशन हो गई इसकी? एंगल सबटेंडेड बाय द मूविंग पार्टिकल एट द सेंटर। जो भी सर्किल में मूव कर रहा है ना, उसने सेंटर पर जो एंगल क्रिएट कर दिया। और ये तीनों चीजें कितनी देर में हुई हैं? इन टाइम टी। टी टाइम में उसने इतनी डिस्टेंस कवर कर दी, टी टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया, और टी टाइम में उसने इतना एंगल बना दिया। अच्छा, यदि वो तेज चल रहा होगा, तेज चल रहा होगा तो उसका एंगल भी जल्दी जल्दी बनेंगे। जैसे घड़ी की सुई होती है, 3 सुई होती है, टिक 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 टिक। सेकंड की सुई के एंगल जल्दी जल्दी बन रहे होते हैं, मिनट की सुई के थोड़े धीमे धीमे बन रहे होते हैं, ठीक है। तो पहले तो सर्कुलर मोशन जब हम पढ़ते हैं तो एक खाता सबसे पहले बॉनी किससे हुई कि सेंटर पर एक एंगल भी बनता है। और जो लोग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग नहीं थे, मेरी प्रीवियस क्लास देख लेना यूनिट एंड मेजरमेंट में, बहुत इजी, वो ये कि ये एंगल मेजर करने के लिए यदि एंगल को रेडियन में मेजर करना है, इन रेडियन एंगल की अब तक यूनिट आपने ठीक है डिग्री पढ़ी होगी, लेकिन अब उससे तराक ले लो, ऐसा यूनिट रेडियन है। रेडियन, ये एंगल यदि आपको निकालना है तो ये जो आर्क की लेंथ है, आर्क अपॉन रेडियस का जो रेशियो आएगा ना, आर्क और रेडियस का, वही रेशियो को थीटा इन रेडियन बोला जाता है। तो फिलहाल फिगर में ये जो थीटा है, आर्क का रोल कौन प्ले कर रहा है? ए बी आर्क। और रेडियस का रोल कौन प्ले कर रहा है? आर्क। ये एक फॉर्मूला होता था, जो लोग उस समय नहीं थे वो उस वीडियो को देख लें। अभी तो बस इतना ही बता सकता हूं रिवाइज, कि इस थीटा को यदि रेडियन में कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता था आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। द रेशियो सो जनरेटेड इज कॉल्ड द एंगल इन रेडियन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर इसी में एक चीज और जोड़ते हैं, हाँ मैथ्स में पढ़ा होगा, बायो वालों को तो फिर भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। फिर एक और चीज, पहली बात ये रही, दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट, तीसरी बात एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जब थीटा की बात उठी गई है तो थीटा ये ना फंडामेंटल है ना डेराइव्ड है, ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी थी। तो इसकी यूनिट की बात करें, सॉरी पहले डायमेंशन की बात करें, तो कोई डायमेंशन नहीं होती इसकी, m0 l0 t0, मतलब ना ये भी लेंथ ये भी लेंथ, चेक करो, ए बी आर्क ये भी लेंथ होगा और ये भी लेंथ ही होगी, रेडियस, लेंथ से लेंथ कट जाएगी, तो कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन इन सप्लीमेंट्री क्वांटिटियों की यूनिट होती है, इनकी यूनिट होती है बेटा, ठीक है। ये इसकी यूनिट है रेडियन, और रेडियन में आपको एक ऑफर है, एक ऑफर है, लिखो लिखो मत लिखो, मैं अभी बता देता हूं, लिखो लिखो मत लिखो। मतलब जैसे थीटा इक्वल टू क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे 30 डिग्री, इसे क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे 30 रेडियन, इसे क्या पढ़ोगे, इसे भी 30 रेडियन पढ़ोगे। जनरली आपका मास्टर आपके नंबर काट लेता है यूनिट ना लिखो तो, इसमें नहीं काट पाएगा क्योंकि इसमें ये चॉइस सबके लिए है। यदि किसी एंगल के सामने कोई यूनिट नहीं लिखी जाती तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली रेडियन ही पढ़ी जाएगी, ये रूल बुक में है।
ठीक है, चलो थीटा हमें समझ में आ गया। ठीक है, ये एक एग्जांपल, ध्यान रखना है, इसको रेडियन ही बोलते हैं। अब छोटी छोटी बातें, मैं 1 मिनट इसको यहां पे ले आता हूं, फिगर को, है ना, इस फिगर को यहां ले आता हूं, दोबारा से रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए, सर्कुलर मोशन, सर्किल में जब कोई मूव करता है तो सर्कुलर मोशन, सिंपल फिजिक्स, ये रहा सर्कल, ये रहा सेंटर, ठीक है, यहां से कोई बंदा स्टार्ट ले रहा है मान लो ए से, फिर धीमे 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 वो यहां पहुंच गया बी पर, ठीक है, बी पर पहुंच गया। जब ए पर था तो टी की वैल्यू 0 थी, जब बी पर आया तो जो नया स्टॉप वॉच का टाइम था वो टी था, तो इसका मतलब ए से बी तक आने में उसे T2 माइनस T1 करिए, कितना टाइम लगा, टी। ठीक है, यदि हमसे कोई डिस्टेंस पूछता है तो वो ए बी आर्क थी, ए बी आर्क। यदि कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता है, डिस्प्लेसमेंट, तो वो ए बी कॉर्ड होगी ये, ठीक है, ए बी ये, ओके, ये रहा सेंटर। फिर एक वर्ड और जोड़ दिया सर ने आज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। ये जो एंगल ट्रेस हो जाता है ना सेंटर पे, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। इसकी यूनिट और ये सब बताई थी मैंने। डायमेंशन की बात करें तो m0, l0, t0। यूनिट की बात करें तो रेडियन। चलिए, अब आगे क्या डिस्कस करने को है। फिर एक चीज और बताई थी कि थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, फॉर्मूला मत भूल जाना, रट लो इसको। नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब बताना, हम ना, यदि कोई बंदा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में, इमेजिन करो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और ए से बी तक पहुंच गया, यहां पे टी टाइम लगा, तो उसने सपोज करो एस डिस्टेंस कवर करी। यदि आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे, चलो डिस्प्लेसमेंट, टाइम उसको लगा टी, ये सारी चीजें टी टाइम में हुई हैं, इन टाइम टी। तो एक फिजिकल क्वांटिटी और थी स्पीड या वेलोसिटी। क्या थी बोलो, वेलोसिटी। बिगनर लेवल की बात करें तो कि उसने ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर कर दिया, द रेट एट विच, द रेट, रेट वर्ड आती नीचे क्या आता है, टी, रेट वर्ड आते नीचे टी आता है, द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड, उस रेट को वेलोसिटी बोला जाता है, द रेट एट विच। अच्छा, एक और नाम बता दूं पूरा, एक्चुअल में इसका पूरा नाम होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर की वर्ड हटा के क्या आ गया, एंगुलर। तो फिलहाल ये वेलोसिटी का पूरा नाम होता है एक्चुअल में लीनियर वेलोसिटी, लेकिन ये ऑफर है खाली वेलोसिटी बोलोगे तो वो लीनियर वेलोसिटी ही मानी जाती है, ठीक है। ये तो वेलोसिटी कैसे निकलती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसकी जगह लेने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी और आ रही है यहां पे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पुराने गाने को ना बस एक वर्ड डाल दो, ओ इट्स बादशाह, नया गाना बन गया। बस ये शब्द डाल दे, वो अपने पुराना गाना उठा ले और एक नया डाल दे, ओ इट्स बादशाह, बन गया नया गाना। या नेहा कक्कड़ पुराने गाने को लेके नया कर देती है ना भाई, तो पुराने गाने उठाइए, ठीक है, बताना वेलोसिटी इक्वल टू एस अपॉन टी। अभी एक नया है ना, तुम तो डरे परदेसी, तो एस की जगह ये क्या है, इसे क्या पढ़ोगे, द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड। यदि मैं यहां थीटा लिख दूं, द रेट एट विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इज नेम्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको कोई एफर्ट भी नहीं डालने पड़े, होपफुली समझ में आ गया। मतलब v की जगह ओमेगा आ गया, v की जगह ओमेगा आ गया। क्या पढ़ते थे इसे, रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंड अगेन ये था बचपन, ये बचपन था, लेकिन जब बड़े हो गए तो पता चला कि वेलोसिटी का और एक्यूरेसी से निकालना है तो ds अपॉन dt, और एक्यूरेसी से पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस पढ़ना है। तो सिमिलरली यदि आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पढ़नी है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पढ़नी है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन dt। सिंपल। मैंने आपसे क्या कहा, बस ओ इट्स बादशाह करते चले जाओ, बहुत सारे टॉपिक ऐसे सिखा दूंगा। द रेट एट विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब आप बताओ, ऐसा यूनिट की बात करूं ओमेगा की, ऐसा यूनिट ऑफ ओमेगा, ये यूनिट रेडियन, ये पर सेकंड, रेडियन
पर सेकंड। और इसमें मैंने आपको एक ऑफर बताया था कि साला रेडियन लिखो लिखो मत लिखो, तो कभी कभी आपको रेडियन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, केवल पर सेकंड मिलेगा, क्योंकि रेडियन पर सेकंड 1/सेकंड, क्योंकि रेडियन में ये ऑफर है कि आप नहीं लिखोगे तो भी रेडियन मान लिया जाएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकंड या पर सेकंड मिल जाएगी। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन निकालना आपके लिए कोई तोप नहीं है, इसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, m0 l0 t0, इसकी डायमेंशन t, तो t-1 इसकी डायमेंशन है, किसकी? ओमेगा की। क्लियर है? आप मुझे बताएंगे डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी के बाद अगला टॉपिक क्या था? अगला टॉपिक था लीनियर एसिलरेशन। एसिलरेशन पढ़ा था। क्या था एसिलरेशन? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर जब और एक्यूरेट हो गए तो dv अपॉन dt। था या नहीं था? तो लीनियर वेलोसिटी के चेंज को पढ़ना लीनियर एसिलरेशन करता है, कहलाता है। तो अब ये भी तो सच है कि एंगुलर वेलोसिटी भी बदल सकती है। एंगुलर, अच्छा यदि पंखा चल रहा है, घूम रहा है पंखा, एंगुलर वेलोसिटी हो रही है, एंगल बना रहे हैं ना, अचानक वोल्टेज फ्लक्चुएट करने लग जाए तो क्या नोटिस करते हो? कभी ब्लेड तेज चलेंगे, कभी धीमे चलेंगे, कभी कभी हो जाता है वोल्टेज में फ्लक्चुएशन, कभी ब्लेड तेज चलेंगे, कभी धीमे चलेंगे, है ना? या अभी पंखा बिल्कुल शांत है, जिस समय स्विच ऑन करते हो उस समय पंखा अपनी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा रहा होता है, धर 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 बढ़ा रहा होता है ना, और फिर उसकी चलो कांस्टेंट होगी थोड़ी देर के बाद। लेकिन जब स्विच ऑफ करते हो तो पंखे की ब्लेड की स्पीड एक जैसी नहीं रहती, धीमे धीमे घटते 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 जीरो। तो उस समय एक वर्ड यहां पे भी आता है, एंगुलर एसिलरेशन। चौथी क्वांटिटी, पांचवी, एंगुलर एसिलरेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ये एक ही जगह रोल प्ले करने आ गया, एक का रोल ये प्ले करने आ गया। तो अपने आप बताओ अल्फा का क्या फॉर्मूला एक्सपेक्ट करते हो? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। बोलो वो फॉर्मूला क्या था बेटा? v माइनस यू अपॉन टी था ना। चलो वहां क्या था, एक ट्रेंड बन गया था, फाइनल और इनिशियल के लिए अलग अलग सिंबल थे, v और u। नहीं तो बेटा यदि ये सिंबल अलग अलग नहीं होते तो आपको v फाइनल v इनिशियल ऐसे ही लिखना पड़ता है या नहीं लिखना पड़ता? v फाइनल और v इनिशियल लिखना पड़ता कि नहीं? तो मैंने यहां लिख दिया। एक और सिंबल है बेटा यहां पे, एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। आपको याद हो मैंने बताया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी वैसे v लिख देते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट लिख देते हैं, v नॉट लिख देते हैं। द वेलोसिटी एट 0th सेकंड, वेलोसिटी एट 0th सेकंड। तो जनरली ये ज्यादा ट्रेंडिंग में, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस फिजिकल क्वांटिटी। यदि आपको ये आते हैं तो ये वही चीजें हैं। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मेजर करता था, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मेजर करेगा। और यदि आपको एंड और एक्यूरेटली निकालना है तो फिर डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये क्या कहलाएगा फिर? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। और बताओ ये फॉर्मूला भी हमने यहां पढ़ा था ना, डीवी अपॉन डी टी। मानो तो एफर्टलेस क्लास है, मानो तो एफर्टलेस कॉन्सेप्ट है। फिर आ जाइए, कुछ दो तीन बातें और हैं, ठीक है? क्या क्या पढ़ लिया? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा एक और चीज बताता हूं, एक्चुअली इसमें डायरेक्शन भी होती है, वो लेकिन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। जब आपको रोटेशन मोशन पढ़ाऊंगा ना तब आपको इनके डायरेक्शन के बारे में भी और डिटेल में बताऊंगा कि ये एक्सियल वेक्टर होते हैं, ठीक है? मतलब सच्चाई ये है, जैसे ये v और ये, क्या अंतर है इन दोनों में? ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है, वैसे ही अंतर यहां पे भी सेम होता है। ये एंगुलर स्पीड है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। लेकिन अभी मैंने कोई डायरेक्शन का रोल नहीं बताया है, टेंशन मत लो, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? अभी जैसी जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन की, रोटेशन मोशन में, वहां मदद कर दूंगा आपकी। चलिए ये हो गया हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन। फिर आते हैं एक और चीज, टाइम पीरियड। एक वर्ड होता है टाइम पीरियड। देखिए यहां से यहां तक आने में कुछ तो टाइम लगा, यहां से यहां तक आने में कुछ टाइम लगा, उस कुछ टाइम को हमने टी निकाल दिया, जीरो भाई, t1 0 सेकेंड, t2 t, तो यहां से यहां तक आने में टी टाइम लगा, उसको हम स्मॉल टी लिखते हैं। लेकिन टाइम पीरियड वर्ड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन।
उसको इज्जत के साथ कैपिटल टी बोलते हैं। सर्कुलर मोशन में कैपिटल टी का मतलब होता है एक पूरे चक्कर में लगने वाला समय। प्रोजेक्टाइल मोशन में कैपिटल टी का मतलब होता था पूरी ट्रेजेक्टरी को कंप्लीट करने में लगने वाला समय। जहां, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं बेटा, रोटेशनल मोशन अलग चीज होती है, उसको बाद में बात करेंगे, उसकी बात ही मत करो, ठीक है। तो टाइम पीरियड कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं यहां। टाइम पीरियड डेफिनेशन क्या? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन या वन सर्कुलर मोशन। ठीक, इसके नोट्स में भेज दूंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन फिर भी आप अपने एसएस लेते चलो, अपने एसएस लेते चलो। सेवेंथ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। हालांकि 1 सेकेंड वर्ड हटा के इन यूनिट टाइम भी बोल सकते हो, इन 1 मिनट, इन 1 आवर, वो भी फ्रीक्वेंसी होगी पर यूनिट अलग हो जाएगी। फिलहाल मैंने ऐसा ही यूनिट में डिफाइन कर दिया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी होती है पर्पल, याद है ना, पर्पल। पर्पल कैसे हुई पर्पल? क्योंकि टाइम को हिंदी में बोलते हैं पल, टाइम को हिंदी में बोलते हैं पल, और वो नीचे है पर सेकेंड, पर पल, पर पल, पर पल। लेकिन अब मुद्दा ये फॉर्मूला आया कहां से? आकाशवाणी हुई थी कोई? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t होता है। आकाशवाणी नहीं, एक सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जब टाइम पीरियड की, देखो डेफिनेशन क्या है फ्रीक्वेंसी की, मैंने किसी की डेफिनेशन नहीं लिखी, सिर्फ इसकी लिखी है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। अब आपने बचपन से केले वाला मेथड पढ़ा है ना, केले वाला मेथड मतलब यूनिटरी मेथड, 10 रुपए के इतने केले तो 4 रुपए के कितने केले। तो आप उसमें क्या करते हो, पहले 10 रुपए के इतने केले, फिर 1 रुपए के कितने केले, तो पता ना, ठीक है। इन टी सेकेंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू कितना होगा बोलो, बताओ। इन कैपिटल टी सेकेंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, भरो ये आगे क्या आएगा, कितना? इन कैपिटल टी सेकेंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, जल्दी भरो। अच्छा, टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या दी? टाइम पीरियड की डेफिनेशन थी कैपिटल टी की, द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या थी? द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। और मैंने क्या पूछा है? इन टी सेकेंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। अरे कंजड़ो, 1 ही तो आएगा, उल्टा पूछा है बस मैंने, शोले में नहीं था। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गया। टाइम पीरियड की डेफिनेशन पूछी, द नंबर ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, उसको पैसिव वॉइस बना दिया। तो इन टी सेकंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने? एक्टिव पैसिव वॉइस तो जानते हो ना। इसको सबसे पहले यूज किसने किया था? शोले में गब्बर ने। होली कब है? कब है होली? 2 बार यूज पूछा ना उसने, पहले पूछा था उसने होली कब है, फिर पूछा कब है होली। तो वही चीज पूछा है मैंने, होली कब है, कब है होली। तो इन टी सेकंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1, तो केले वाला मेथड, यूनिटरी मेथड। टी सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन है, तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे? 1/t। और 1 सेकंड में जो रिवॉल्यूशन होते हैं उसी का नाम फ्रीक्वेंसी बोला गया है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी का नाम 1/t। इसकी ऐसा यूनिट पर सेकंड या सिंपली हर्ट्ज, पर सेकंड को हर्ट्ज भी बोल देते हैं नहीं। अब ये कोइंसिडेंट है कि एंगुलर वेलोसिटी की भी यूनिट पर सेकंड है और फ्रीक्वेंसी की भी यूनिट पर सेकंड है। और ऐसे तुक्के तो आपको बीच बीच में कई बार मिलेंगे। ये जस्ट कोइंसिडेंट है कि ओमेगा की भी यूनिट पर सेकंड निकल के आई, हालांकि उसकी रेडियन पर सेकंड है, लेकिन रेडियन में एक चॉइस आ चुकी है कि नहीं लिखो, नहीं लिख रहा तो बंदे को पर सेकंड ही लिखेगा। और फ्रीक्वेंसी की तो पर सेकंड होती है। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड भी लिख देते हैं कभी कभी, सिंपली नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो ये क्या चीज है जो हम सर्कुलर मोशन में फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। अब एक छोटा सा रिलेशन, छोटी सी हेडिंग, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड कैपिटल टी। ओमेगा और कैपिटल टी में एक रिलेशन है। अच्छा, जनरली ये तब, चलो अभी मैं नहीं बता रहा, मैं ओमेगा और टी में रिलेशन। अच्छा, एक चीज आप मानते हो, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये जो शब्द है, या जैसे फ्रीक्वेंसी है द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड,
ये वर्ड की वैलिडिटी तभी है जब बंदा यूनिफॉर्म कर रहा हो। अच्छा, ये शब्द तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, स्पीड बदलते हुए आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा, बदलते हुए आ जाएगा। लेकिन अब जब पंखा एक फिक्स स्पीड से घूम रहा है तो ये शब्द निकालने उचित है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। अब पहला चक्कर 16 सेकंड में मार दिया, दूसरा 32 में मार दिया, तीसरा 2.5 सेकंड में मार दिया, फिर ये सब टाइम पीरियड, फिर फ्रीक्वेंसी पढ़ना बेवकूफी हो जाती है फिर। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये फिर मुंह उठाते हैं। तो अब मेरी हेडिंग है रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड कैपिटल टी। ओमेगा का ये फॉर्मूला तो आपको पता है ना, इधर देखेंगे, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। ये क्या चीज है? टाइम टेकन। ये क्या चीज है? उस टाइम में उसके द्वारा बनाया गया एंगल, कि टी टाइम में थीटा एंगल बनाया उसने, यहां से यहां तक आने में टी टाइम लगा और टी टाइम में थीटा एंगल बनाया। तो बताना, यदि एक बंदा कंप्लीट चक्कर मान ले तो आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जल्दी बताइए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी 360, पर 360 डिग्री ना लिख के 2 पाई रेडियन लिखेंगे ना। यदि वो एक चक्कर पूरा मार लेगा आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, फॉर्मूला थीटा अपॉन टी लगाऊंगा मैं, लेकिन थीटा की वैल्यू तो 2 पाई हो चुकी और स्मॉल टी की वैल्यू क्या हो चुकी? कैपिटल टी हो चुकी। सोचो, समझो, एक चक्कर पूरा होते ही जब ये यहां से यहां आ जाएगा तो ये थीटा बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री, पर डिग्री में है वो, इसलिए इसे 2 पाई रेडियन लिखेंगे। 2 पाई रेडियन दिक्कत दे रहा होगा तो ये दे रहा होगा रेडियन कैसे, क्या क्या कैलेस होती है, तो वो प्रीवियस लेक्चर देखना बेटा। और इतना डिनोमिनेटर में तो दिक्कत नहीं हो रही होगी ना, क्योंकि एक चक्कर पूरा होने में टाइम तो कैपिटल टी लगेगा, ठीक है ना ये चीज। और तेल के साथ यदि कंघी फ्री मिले तो मना करते हैं क्या हम? तेल के साथ यदि कंघी फ्री मिले तो उसके लिए तो गंजा भी मना नहीं करता बेटा कभी, फिर तो चाहिए, फ्री में मिल रहा है तो उसे भी चाहिए, क्योंकि 1/t फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि 1/t फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस 1/t को देखो, 2 पाई की जगह 2 पाई, अब क्या लिखना और रह गया है? 1/t। ऐसे लिख दो ना 1/t, उस 1/t को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो तेल के साथ कंघी क्या फ्री मिली? हेडिंग तो ये थी, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टी, आ गया ये रिलेशन है, लेकिन फ्री में हमें ये मिल गया, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में भी एक रिलेशन मिल गया। जल्दी से बेटा एसएस मारिए, इसका स्क्रीनशॉट मारिए इसका। मिल जाएगा, नोट्स भी भेज दूंगा, लेकिन आप अपने स्क्रीनशॉट मारिए, नोट्स भी भेज दूंगा इसके। अब है बेटा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, स्टार रिलेशन। एक स्टार हेडिंग है। देखो अभी तक का तो आसान थी फिजिक्स, और आगे भी आसानी रहेगी। ये भी सर्कुलर मोशन जब से स्टार्ट किया है, ये प्रोजेक्टाइल की तरह इसमें इतनी मूडखोरी नहीं है। रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। v माने एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, और v माने लीनियर स्पीड। हालांकि लीनियर स्पीड को खाली स्पीड पुकार सकते हो, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। देखिए ये रहा वही सर्कुलर मोशन, बंदा सर्कुलर मोशन मार रहा है ये, ठीक है। ये रहा ए इनिशियली, थोड़ी देर के बाद वो यहां पहुंच गया ओ पर, ठीक है। ए से बी तक सपोज करो टी टाइम लगा, और ये क्या है? रेडियस, ठीक है। और इतनी देर में उसका एंगल बन गया थीटा, सही है। जल्दी बताइए भाई, ए से शुरुआत किया उसने, मान लो ए से शुरुआत किया और बी पे एंड कर दिया, और यहां से यहां तक आने में उसे टी टाइम लगा, इतनी देर में उसने एक थीटा एंगल भी बना दिया। जल्दी बताना, सिंस थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, रट लो इस फॉर्मूले को, आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क का रोल कौन प्ले कर रहा है? ए बी आर्क, और रेडियस का रोल कौन प्ले कर रहा है? आर, सही है, ठीक है। आर्क अपॉन रेडियस, पहले सस्ता वाला डेरिवेशन कराता हूं फिर महंगा वाला कराता हूं। थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई टी।
दोनों साइड को टी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन टी और ये हो जाएगा ए बी आर्क अपॉन टी, है ना। जैसे ही मैंने ये बनाया, यार ये तो देखा देखा सा लग रहा है। जैसे टी से डिवाइड मारने का पर्पस भी समझिए कि क्या खुजली हुई सर के टी से डिवाइड मार दिया। टी से डिवाइड मारते ही ये क्या बन गया, ये बन गई एंगुलर स्पीड, ये तो बन गई ओमेगा, ये 1/r। थोड़ी देर सोचिए, बुद्धि लगाइए, ए बी आर्क अपॉन टी, ए बी आर्क अपॉन टी, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है बोलो, ये डिस्टेंस है। ये बंदे ने इतनी तो डिस्टेंस चली है। यदि अभी अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड भर रहा था कि नहीं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो ओमेगा हो गया, 1/r को 1/r लिखा। ये क्या चीज है, फील करिए कि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है कि नहीं होता। तो ये है v और ओमेगा में रिलेशन। ओमेगा दे, और मतलब यदि v और r दे रखा हो तो ओमेगा डायरेक्ट निकल आएगा, या v इक्वल टू आर ओमेगा। मुझे इस टोन में याद है, इस r को इधर ले जाइए, इस r को इधर ले जाइए, v इक्वल टू आर ओमेगा, और ये रट लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। जैसे v बराबर u प्लस एटी की इज्जत है ना, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर की इज्जत है, इतनी इज्जत मिलनी चाहिए इसको भी। लेकिन मैं, ये तो सस्ता वाला तरीका हो गया, लेकिन एक थोड़ा आपको वैसी सिचुएशन बताता हूं जब चीजें वेरिएबल हो रही हो, बदल रही हो, वो भी मेरा बताना जरूरी है। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए ढंग से, टिक टिक 1 2 3 4 5। देखिए, आपको एक चीज और जाननी जरूरी है। मान लो एक आदमी इनिशियली ए पर था और फाइनली बी पर आ गया, बस एक चीज भी जाननी जरूरी है, ये सेंटर, ये रेडियस, और यूं करके थीटा एंगल था। क्या मुझे इस फिगर में आप बताओगे, यदि आपका टाइम इतना सारा, बहुत सारा टाइम मिल गया आपको, ये भाई सपोज करो ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना मिला उसको, t2 माइनस t1 डेल्टा t, या जो भी। तो बताइए, यदि मैं आपसे पूछता हूं डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे ए बी आर। आप क्या बोलोगे, यही सिखाया है, ए बी आर किसकी डिस्टेंस है। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो ए बी है। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आ रहे हैं यहां पे, नहीं आ रहे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। लेकिन इफ टी या डेल्टा टी टेंस टू 0, आपने डेल्टा टी बोला है तो डेल्टा टी टेंस टू 0 बोल दो। यदि डेल्टा टी टेंस, आपको इतना टाइम इंटरवल मिले ही नहीं, इतना टाइम, मान लो ये 2 मिनट मिला, 2 मिनट मिले ही नहीं, 0.1 मिली सेकेंड मिले, तो आपका फिगर पता है कैसा बनेगा, आपका बंदा ए पर था, यही रह जाएगा। बताइए, ये बात मानते हो या नहीं मानते हो। जैसे यहां से यहां तक आने में उसको 10 मिनट लगे, मैं कहूं 10 मिनट नहीं दे रहा, मैं आपको 2 मिनट भी नहीं दे रहा, 1 सेकंड भी नहीं दे रहा, मैं दूंगा 0.1 सेकंड मान लो, तो ये तो मैंने ज्यादा बड़ा दिखा दिया, लेकिन इससे छोटा दिखाऊंगा तो फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा। अब आप समझना, अब इस सिचुएशन में इसको थीटा कहोगे तो थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी थीटा की। नाउ यू विल से दिस इज स्मॉल एंगल डी थीटा। अब आप बोलोगे भग मां मूली एंगल बनाए, मां मूली सा एंगल बनाइए, पहले तब भी बड़ा सा एंगल, वैसे भी डी थीटा का मतलब बता चुका हूं, डेल्टा और डी में अंतर, डेल्टा और डी में अंतर बता चुका हूं। जब अंतिम सांसें चल रही हो, बिल्कुल वेंटिलेटर पे वैल्यूज हो, तो डी थीटा बोलते हैं। यहां से यहां तक भी टाइम कितना लगा होगा, डी टी। अब गौर से सुनना, ये रही ए बी आर्क और ये रही ए बी लेंथ, ये रही ए बी आर्क, ए बी लेंथ, फील करिए। अब ए बी लेंथ, देखिए 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 देखिए, एक चीज और बताता हूं, ये जो सर्किल है, ठीक है, दुनिया का कोई भी कर, फिलहाल तो सर्किल है, सर्किल की बात करूंगा, कहने को ये कर्व है, लेकिन बना तो ये छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से है ना। चेक करो, इसमें छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन मौजूद है कि नहीं। जब मैं इतना बड़ा हिस्सा देखता हूं तो एक कर्व नजर आता है, मैंने इतना बड़ा हिस्सा देखा तो मुझे एक कर्व नजर आया, आर्क नजर आई। लेकिन यदि मैं सिर्फ इतना हिस्सा ही देखने को कहूं तो ये स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। तो इतना हिस्सा देखने के लिए कहूं तो इस समय यही आर्क है और यही कॉर्ड है। बताना, यदि ये सेंटर है, फील करिए, ज्यादा छोटा तो हो गया है लेकिन फिर भी समझिए, ये इतने हिस्से को गौर करिए, ए और बी वाले हिस्से को गौर से देखिए। अब मुझे बताइए,
ये सीधी लाइन थी, स्ट्रेट लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन थी कि नहीं? क्योंकि देखो ये सब स्ट्रेट लाइन है, छोटी 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 स्ट्रेट लाइन मौजूद है। तो अब यही आर्क है और यही कॉर्ड है। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, वैसे तो ए बी आर्क और ए बी कॉर्ड तो अलग अलग बातें हैं, लेकिन यदि आपका इफ डेल्टा टी टेंस टू 0 हो सर्कुलर मोशन में, ज्यादा टाइम ना मिले, या एंगल बहुत मामूली सा डेल्टा टी टेंस टू 0 हो, या डेल्टा थीटा या थीटा टेंस टू 0 हो, तो अब आप ए बी आर्क को और ए बी लेंथ को बराबर मान सकते हो। समझ में आया या नहीं आया कि ए बी आर्क और ए बी लेंथ को बराबर मान सकते हो, लेकिन शर्त यह कि छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे सेकंडों को आप स्टडी करना चाहते हो। तो अब हर छोटे छोटे सेकंड को स्टडी करना चाहते हो, तो अब मैं इससे क्या बताना चाह रहा हूं कि मान लो इस फिगर को देखिए, आप इस फिगर को देखिए, और मैं यहां पे कहता हूं एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस की फिजिक्स यहां लगाइए। इस फिगर को देख के एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस की फिजिक्स लगाता हूं, तो एंगल कितना है? डी थीटा। आर्क कितनी है? डीएस। डीएस लिख सकता हूं ना, डीएस माने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डीएस, और रेडियस आर। समझ गए कि नहीं? एंगल बन रहा है डी थीटा, आर्क बननी है मामूली सा डिस्प्लेसमेंट, और रेडियस आर। दोनों को टी से डी से डिवाइड मार दो, डी टी से डिवाइड मार दिया, ये 1 अपॉन आर डीएस अपॉन डी टी। अब तो आपको दिख रहा है यार, ये तो देखा देखा सा लग रहा है, ये तो ओमेगा है, ये v है, रिलेशन लेकिन वही निकला, v इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन फिर भी हम क्योंकि डिफरेंशियल से निकला है ना, इस पे ज्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि वो तो मैंने बड़े बड़े में बना दिया, लेकिन अब हमारा भरोसा और बन गया कि अच्छा v बराबर आर ओमेगा ही होता है। और फिर से तेल के साथ कंघी फ्री बताना, इसको एडजस्ट कर दो तो v इक्वल टू क्या हो गया? आर ओमेगा। और फिर मेरा वही डायलॉग, तेल के साथ यदि कंघी फ्री मिले तो मना नहीं करते, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा है ना? एक मिनट रुको, अब इस दोनों को फिर से डिफरेंशिएट, अब मैं क्या कर रहा हूं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू टी। बताइए सर ने किस चीज को बुलाया है? डी अपॉन डी टी ऑपरेटर को बुलाया है, दोनों साइड के लिए बुलाया है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी। तो इधर ये v के बगल में लग जाएगा, इधर ये आर ओमेगा के बगल में लग जाएगा। ये है dv अपॉन dt, इसमें r बाहर आ जाएगा यदि सर्कुलर मोशन ही है तो, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो बेटा रेडियस तो नहीं बदलने वाली ना। सर्कुलर मोशन है तो रेडियस क्यों बदलेगी? सर्कुलर मोशन है तो क्या फिर क्या बात का सर्कुलर मोशन यदि रेडियस बदल रही हो तो। लेकिन जैसे ही मैंने आर को बाहर निकाला, आपकी दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, टुन। ये तो देखा है हमने, क्या था ये? क्या था ये? डीवी अपॉन डी लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन था, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन था। ये तो आज ही पढ़ा है, ये तो हमने आज ही पढ़ा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अल्फा और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ए। तो तेल के साथ कंघी ये फ्री मिली कि हेडिंग तो सिर्फ ये थी कि वी और ओमेगा में रिलेशन निकालो, वो ये रहा। वी और ओमेगा में रिलेशन वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, लेकिन ए और अल्फा में भी हमें पता चल गया। ठीक है, चलिए तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है। फिर थोड़ा सा और ले सकता हूँ क्लास, तीसरी मीटिंग ले लेता हूँ, थोड़ी सी और ले लेता हूँ, है नहीं? और हाँ, अभी कल का टाइम भी, ये मीटिंग तो जाने